Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of chapter number 2 from Hornbill that we were going through in the previous videos. हम लोग previous videos में इस क्लास के टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे थे, उसको डिस्कस कर रहे थे. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, जिसमें जो नरेटर हैं गॉर्डन कुक, वो अपने फैमिली के साथ निकलते हैं अपने वेव वॉकर नाम के शिप से, और वो इंस्पायर हुए थे. 200 साल पहले ये ऐसी जर्नी की गई थी कैप्टन जेम्स कुक द्वारा. उससे इंस्पायर होकर के उसी को कॉपी करने के लिए वो निकलते हैं. लंबी जर्नी थी, डिस्टेंस आपको बताया गया है. फर्स्ट फेज़ में केप टाउन तक पहुँचे. केप टाउन से 2 और लोगों को लिया. उन लोगों को लेने का रीज़न भी बहुत क्लियरली देख चुके हैं हम लोग. उसके बाद केप टाउन से ईस्ट डायरेक्शन की ओर, यानी इंडियन पैसिफिक ओशियन से के सदर्न पार्ट की ओर ये लोग बढ़ रहे थे. केप टाउन से 3500 किलोमीटर्स दूर इन लोगों ने क्रिसमस मनाया. हालांकि वेदर ठीक नहीं था, हवाएं तो चल रही थी, उसके साथ साथ बहुत ऊंची सी वेव्स भी थी, और उनका ऊंचाई बताया गया है कि 15 मीटर्स तक ऊंचा सी वेव्स इन लोगों को दिखाई दे रहा था. और 15 मीटर्स ऊंचा इनका जहाज़ का मेन मास्ट था. तो उसमें मास्ट क्या होता है, पोल, वो मैंने आपको दिखाया था. लेकिन फिर इन लोगों ने उस बहुत बुरे वेदर में भी इन लोगों ने 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया. उसी शिप पर, वेव वॉकर पर, क्रिसमस ट्री के साथ इन लोगों ने क्रिसमस मनाया. और ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि आगे वेदर बदलेगा, मतलब सुधरेगा ही, ये लोग उम्मीद कर रहे थे. मगर यहाँ बोलेंगे कि ये लोग का उम्मीद था कि वेदर में चेंज होगा. चेंज हुआ भी, मगर नेगेटिव चेंज हुआ और ख़राब हो गया वेदर. उसके बाद 2 जनवरी को ये बता रहे हैं कि 2 जनवरी को वेव्स जो थे, समुद्री लहर की जो ऊंचाइयाँ थीं, वो जाइजेंटिक हो गई. ये हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. जाइजेंटिक हो गई, बहुत और ज़्यादा बढ़ गई. वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब. तो मैंने आपको जिब के बारे में बताया था कि शिप में एक ट्रायंगुलर शेप का वो पार्ट जो कि आंधी तूफान में मदद करता है शिप का, उसको जिब बोलते हैं. मैंने आपको पिक भी दिखाया था कि जिब कहाँ होता है एक बोट या शिप में, ट्रायंगुलर शेप का. तो उन लोगों के पास एक ही और स्मॉल जिब था, मतलब स्मॉल स्टॉर्म के लिए वो जिब था, छोटे मोटे आंधी तूफान के लिए वो जिब था. लेकिन यहाँ आंधी तूफान और लहरें जो थी वो अब जाइजेंटिक हो चुकी थी, मतलब बहुत विशाल हो चुकी थी. और उनका ये छोटा स्टॉर्म जिब उन जाइजेंटिक लहरों का सामना करने में सक्षम नहीं थे. ठीक है, वो जितना तेज़, जितनी ऊंचाई से लहरें आ रही थी, इनका जो स्टॉर्म जिब था वो हैंडल नहीं कर सकता था उतने बड़े स्टॉर्म को. तो उसके बाद बताया गया कि इन लोगों का एक स्पीड आपको बताया गया पिछले ही क्लास में, नॉट्स, 8 नॉट्स के स्पीड में ये लोग चल रहे थे. और मैंने बताया था कि नॉट जो है वो स्पीड नापने का एक यूनिट है, वाटर में और स्पेस में भी, नॉट. और इसी से एक वर्ड बनता है मिलता जुलता, नॉटिकल. तो 8 नॉट्स इनकी
स्पीड थी उस समय, इनके शिप की स्पीड। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, ये लोग का जब शिप वेव के टॉप पर पहुंचता था, आप इमेजिन कर सकते हो कि समुद्री लहर में जो ऐसे ऐसे वेव्स बनते हैं, तो इनका जहाज जब वेव के सबसे टॉप पर होता था, सबसे ऊंचाई पर होता था, तो इनको दूर तक दिखाई पड़ता था। और क्या देख रहे थे वो दूर तक था एंडलेस एनॉर्मस सी, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, अंतहीन। और एनॉर्मस मतलब बताए थे विशालकाय समुद्र। जब ये लोग ऊपर लहर के टॉप पर होते थे समुद्री लहर में, तो दूर तक दिखाई पड़ता था, और इनको दिखाई पड़ रहा था जैसे कि एक एनॉर्मस, बहुत बड़ा और एंडलेस, कभी ख़त्म नहीं होने वाला जो सी है, वो रोल करता हुआ, रोलिंग वर्ड यूज़ किया है, घूमने के, रोटेशन जो हम लोग बोलते हैं ना, उसके लिए रोलिंग वर्ड यूज़ किया है। तो रोल करते हुए इनको दिखता है कि पूरा समुद्र इनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। और ये नज़ारा कहाँ से दिखता है इनको? व्हेन देयर शिप गोज़ ऑन द टॉप ऑफ द सी वेव, तब इनको ये नज़ारा दिखता है। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। अब यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जैसे स्क्रीमिंग, तो बहुत सारे लोग जो इंग्लिश बैकग्राउंड से भी होंगे, नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से, तो स्क्रीमिंग मतलब समझते होंगे चिल्लाना। और एक वर्ड हम लोग चिल्लाने के लिए वर्ड यूज़ करते हैं बहुत कॉमन, शाउटिंग करते हैं ना, डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। और उससे भी ज़्यादा अगर इरिटेट करने वाला आवाज़ है, शाउटिंग से भी ज़्यादा इरिटेट करने वाला, तो उसको स्क्रीमिंग बोलते हैं। मतलब वो नेक्स्ट लेवल, हाई लेवल का हो गया। हाई लेवल के शाउटिंग को स्क्रीमिंग बोला गया। और यहाँ पे स्क्रीमिंग विंड के साथ यूज़ किया गया है। हवा, आंधी, उसके साथ स्क्रीमिंग वर्ड है। तो इसका मीनिंग यहाँ कोई चिल्लाना नहीं निकाल सकता है। इसका मीनिंग है कि आंधी इतनी तेज थी, विंड इतना स्ट्रांग चल रहा था कि उसके चलने की, विंड के चलने की जो नॉइज़ है, जो साउंड है, उसको नॉइज़ और साउंड में फ़र्क समझते हो ना? साउंड बोलेंगे जब कानों को अच्छा लगे, नॉइज़ बोलेंगे जब कानों को अच्छा न लगे, नॉइज़। साउंड बोलेंगे जब जो चीज़ कानों को अच्छा लगे सुनने में। तो यहाँ पर स्क्रीमिंग वर्ड का मतलब है ह्यूज नॉइज़। और ह्यूज नॉइज़ का मतलब है कि बहुत तेज़ आंधी आने की वजह से उसके साथ जो लाउड नॉइज़ आता है हवा के चलने का। अगर आंधी चलती है तो कोई साउंड सुनाई पड़ता है आपको? बिल्कुल सुनाई पड़ता होगा। हवा के चलने का, आंधी चलने का नॉइज़ होता है, साउंड होता है। तो वो साउंड को ही यहाँ स्क्रीमिंग बोला गया है, इसलिए क्योंकि यहाँ जो विंड्स चल रही थी उनका साउंड, वो इतनी तेज़ विंड्स थी कि उनका साउंड कान के लिए, ईयर्स के लिए मतलब पेनफुल थे। एक वर्ड हिंदी में यूज़ करोगे अगर, असहनीय। विंड इतनी तेज़ थी कि उसके चलने की जो आवाज़ है, हवा चलने की, आंधी चलने की जो आवाज़ है, दैट वाज
unbearable and painful to the ears. मतलब इनके लिए ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि इतनी तेज़ आंधी चल रही थी कि उसका जो आवाज़ हो रहा था आंधी चलने का वो हमारे कानों के लिए असहनीय था, अनबियरेबल था और पेनफुल था। उसके साथ साथ एक और चीज़ पेनफुल बताया है इस आंधी के आवाज़ के साथ साथ एक और चीज़ को पेनफुल बताया है, वो है स्प्रे। ये वर्ड स्प्रे, अब ये वर्ड बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है, कॉमनली भी नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड के बच्चों को भी स्प्रे वर्ड तो सुना ही होगा। स्प्रे मतलब होता है छिड़कना, बहुत जगह। जैसे कॉमनली आप अगर कोई परफ्यूम यूज़ करते हैं या कोई डिओड्रेंट यूज़ करते हैं तो आप स्प्रे करते हैं, उसको छिड़कते हैं, उसको अपने नज़दीक ला करके। तो वही जो स्प्रे करने से जो बाहर आती है बूंदें, जो अंदर डिओड्रेंट में गैसियस फॉर्म में होती हैं, परफ्यूम में तो लिक्विड में ही रहता है, लिक्विड में ही स्प्रे करोगे तो लिक्विड कुछ बाहर निकलता है, वो हम लोग परफ्यूम लगा लिए। डीओ में क्या होता है कि डीओ में लिक्विड फॉर्म में तो रहता नहीं है, डिओड्रेंट में तो उसमें गैसियस फॉर्म में भरा होता है। उसको जब प्रेस करते हो तो वो हवा में आता है और उसके साथ वो लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म से थोड़ा लिक्विड फॉर्म में वेपर टाइप का आता है उसमें, तो वो भी स्प्रे करना बोलते हैं। यहाँ पर क्या है स्प्रे का मतलब? यहाँ है कि तेज़ आंधी के वजह से एक तो कानों के लिए असहनीय नॉइज़ हो रहा था तेज आंधी के वजह से, और तेज आंधी के वजह से पानी की बूंदें, स्प्रे वर्ड का मतलब यहाँ पानी की बूंदें जो पड़ रही थीं वहाँ मौजूद सभी लोगों पर, वो बूंदें भी अनबियरेबल थीं। मतलब उनका स्पीड इतना ज़्यादा होगा। कभी कभी अगर आप लोग बारिश में भीगे होंगे तो कभी कभी बहुत तेज़ बारिश होती है। तेज़ बारिश इन द सेंस कि चोट लगने लायक बारिश होती है। उस बारिश से ना भीगोगे वो तो अलग, चोट लगेगा तुमको। आई एम श्योर कि तुम लोग अगर रिकॉल करो अपने चाइल्डहुड से तो तुम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा कभी इसको, कि एक बारिश होता है ना जिसमें बारिश की बूंदें गिरती तो हैं पर वो चोट पहुंचाती हैं, इतने फोर्स के साथ गिरती हैं कि उससे दर्द होता है, चोट पहुंचाती हैं वो पानी की बूंदें। तो तेज़ हवा के कारण एक तो नॉइज़ अनबियरेबल था, पेनफुल था कानों के लिए, और उसी तेज़ हवा के वजह से जो पानी की बूंदें जो बहुत फोर्स के साथ इनके चेहरे से टकरा रही थी उस आंधी तूफान में, वो पानी की बूंदें भी इनके लिए पेनफुल थी। मतलब उनसे भी इनको चोट लग रहा था। दे वर हार्म्ड बाय द water droplets coming in with great force due to strong wind. strong wind के कारण जो वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत तेज़ गति के साथ पड़ रहे थे, इनको स्प्रे हो रहे थे इन पर, तो उससे भी इनको पेनफुल फीलिंग हो रहा था। कानों को तो पेनफुल फीलिंग हो ही रहा था, साथ में वाटर ड्रॉपलेट्स से चोट भी लग रहा था। ये स्प्रे वर्ड का मतलब है, वाटर ड्रॉपलेट्स, पेनफुल टू द ईयर्स। टू शो, टू स्लो द बोट डाउन
वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब। अब बोट का जो स्पीड था उस समय 8 नॉट्स, उसको कम करने के लिए, टू स्लो डाउन द बोट, बहुत क्लियरली लिखा है, टू स्लो द बोट डाउन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टॉर्म जिब जो था, जिब वर्ड अब आएगा तो आपको इमेजिन करना होगा कि जिब मैंने कैसा दिखाया था। तो अपने शिप का स्पीड को कम करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, स्टॉर्म जिब को गिरा दिया, मतलब खोल दिया। स्टॉर्म जिब जो था इनका स्मॉल, उसको खोल दिया इन लोगों ने। यहां ड्रॉप्ड वर्ड यूज किया है। ड्रॉप डाउन का मतलब है उसको खोल दिया, उसको रख दिया खोल के, स्टॉर्म जिब को। क्यों रखा ये याद रखना, बोट का स्पीड कम करने के लिए। कितने स्पीड पे उस समय बोट था एक बार बताया गया है, 8 नॉट्स पर आवर। तो स्लो करने के लिए क्या किया उन्होंने, ये पूछ देगा। स्लो करने के लिए क्या किया, तो दे ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब, उन्होंने स्टॉर्म जिब जो था उसको नीचे खोल के रख दिया, नीचे गिरा दिया, मतलब खोल के रख दिया स्पीड कम करने के लिए। एंड लैश्ड अ हेवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। अब इस सेंटेंस में, पार्ट ऑफ सेंटेंस में बहुत सारे नए वर्ड्स हैं जिनका मैं जिक्र करता हूं कि वो मतलब उन लोगों के लिए जाने पहचाने वर्ड रहेंगे जिन लोगों ने कभी समुद्री यात्रा की हो, लंबी समुद्री यात्रा की हो, बोट से लेकर के शिप तक जिन लोगों ने यात्रा किया है, उन लोगों को ये वर्ड्स आसान लगेंगे। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया है आपको इस बात का। तो यहाँ बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे पहले वर्ड्स का मीनिंग देख लो, तब उसको समझना सेंटेंस को। पहला वर्ड है लैश्ड, LASH, लैश वर्ड है, ED लगा हुआ है। इस लैश का मतलब है टाई। टाई मतलब पहनने वाला टाई नहीं, टाई मतलब बांधना। टाई को अगर हम लोग पास्ट में यूज करते हैं तो टाइड लिखते हैं, TIED, टाइड, TIED। स्पेलिंग याद रखना इसलिए क्योंकि टाइड का स्पेलिंग और भी होता है। मैं तुमको स्पेलिंग दिखा दे रहा हूं यहाँ, देखो। लैश वर्ड है, लैश वर्ड का मतलब मैंने क्या लिख दिया है यहाँ, टाई, TIE। अगर ED लगाया है तो इसमें भी D लगाएंगे तो हो जाएगा TIED, टाइड, बांधना। एक पहनने वाला टाई होता है, उसका भी मतलब वही निकलता है, बांधता ही है ना उसको लोग, इसीलिए टाई वर्ड वो भी स्पेलिंग सेम होता है। और एक जो टाइड वर्ड हम बोल रहे हैं, उसका एक और वर्ड जो एकदम सिमिलर साउंड करता है वो है TIDE, TIDE। देखो अल्फ़ाबेट्स यही रहेंगे, खाली इधर उधर होगा। TIED तो टाइड मतलब बांधना हो गया। अब TIDE अगर लिख दोगे तो उसका भी पढ़ेंगे टाइड, लेकिन उसका मतलब हो जाता है समुद्री लहर। तो स्पेलिंग पे ध्यान रखना। लैश का मतलब है बांधना, टाई करना, ठीक है। यहाँ वर्ड मीनिंग्स दिखा रहे थे आपको। लैश का मतलब ये लैश। उसके बाद लैश के बाद एक वर्ड है मूरिंग रोप। मूरिंग रोप
देख सकते हैं आप टेक्स्ट बुक में। अब रोप का मतलब तो आप सब समझते हैं, ऑलमोस्ट सब कोई समझता होगा। रोप का मतलब रस्सी है। मूरिंग रोप क्या होता है? तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये सब मतलब सी जर्नी में यूज़ किए जाने वाले टर्म्स हैं। तो मूरिंग रोप बोलते हैं उस रस्सी को जिस रस्सी से जहाज को हार्बर पर, हार्बर मतलब हार्बर एक इंग्लिश वर्ड है। हार्बर जैसे हम लोग का बस अगर है तो उसके लिए बस स्टैंड में हम लोग जाते हैं, बस वहीं खड़ी मिलती है। ट्रेन पकड़ना होता है तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, ठीक है। अगर एरोप्लेन पकड़ना होता है तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं एरोड्रम में। और उसी तरह अगर आपको पानी जहाज़ पकड़ना हो कहीं जा कर के, तो पानी जहाज़ जिस जगह पे खड़ी होती हैं उस जगह को बोला जाता है, वो वर्ड जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, मूरिंग रोप। मूरिंग रोप, रोप का मतलब सब जानते हो। मूरिंग का मतलब जैसे मैंने देखो यहाँ आपको लिख दिया होगा, मूरिंग रोप का मतलब नोट्स में देख लो पढ़ के। अ रोप यूज टू टाई अ शिप, वो रस्सी जिससे किसी शिप को बांधा जाता है एट द हार्बर। हार्बर वर्ड देखना, उसका मीनिंग समझना। हार्बर वो जगह जहाँ पर शिप्स लगती हैं। जैसे एयरपोर्ट पे एरोप्लेन्स लगते हैं, बस स्टैंड पे बस लगती है, टेम्पो स्टैंड पे टेम्पो लगता है, वैसे ही शिप जो है वो हार्बर पर लगता है, उसका स्टैंड है वो, समझो। तो वो तो पानी है, पानी में एक जगह कैसे खड़ा रहेगा शिप? अगर तुम छोड़ दोगे एक जगह खड़ा तो वो तो इधर उधर जा सकता है। उसके लिए क्या किया जाता है? बहुत आसान तरीका है कि एक रस्सी से उसको बांध दिया जाता है शिप को। अब वो रस्सी जो शिप को हार्बर से बांधने के काम आती है, उस रस्सी को बोला गया है यहाँ मूरिंग रोप। ये वर्ड मूरिंग रोप, वो रस्सी जिससे शिप को हार्बर पे बांधा जाता है खड़ा करते वक्त, उस रोप को मूरिंग रोप बोलते हैं। इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, अभी और वर्ड है यहाँ इस सेंटेंस में। पहला लूप है, दूसरा स्टर्न। तो पहले तो लूप का मतलब समझ लो। लूप का मतलब है, अगर मैं बोल चाल के भाषा में तुमको प्रैक्टिकली बताऊं तो कभी तुम लोग ऊन खरीदा होगा, वुल खरीदा होगा अगर, तो उसको क्या करते हैं, फिर उसको हम लोग एक स्पेशल तरीके से उसको लपेटते हैं। लपेटना समझते हो ना, स्पेशल तरीके से। तो लूप जो है ये वर्ड है किसी चीज़ को बांधने का एक पार्टिकुलर तरीका लूप में बांधा हुआ है। मतलब ऐसे करके सर्कुलर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ये लूप। वैसे ये वर्ड कंप्यूटर साइंस में भी यूज़ होता होगा, लूप वर्ड, और उसमें भी कुछ इसी तरह का मीनिंग निकलता है। लूप एक पैटर्न है। कोई भी चीज़ बांधते हैं हम लोग तो एक पैटर्न से बांधते हैं ना। शू लेसेस बांधते हैं तो उसका एक पैटर्न है, वैसे ही लूप एक पैटर्न है, ठीक है, बांधने का, लपेटने का। तो ये जो
रस्सी था, मूरिंग रोप, वो रस्सी जो हार्बर में खड़ा करते वक्त लगाना पड़ता है शिप को एक जगह पे अपने जगह पे रखने के लिए, उस रस्सी का इस्तेमाल कर रहे थे, मूरिंग रूप का ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। उस रस्सी को लूप में ये लोग बांध रहे थे, टाई लैश वर्ड है, अक्रॉस द स्टर्न। अब ये वर्ड का मीनिंग जानना होगा, स्टर्न। स्टर्न का मीनिंग हो सकता है कि और भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स होते हैं ना एक इंग्लिश वर्ड के। तो यहाँ पर क्योंकि ये वॉयज का हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, आर्टिकल पढ़ रहे हैं वॉयज का, समुद्री यात्रा का, तो यहाँ पर स्टर्न वर्ड जो है उसका मीनिंग बहुत सिंपल है, बैक पार्ट ऑफ द शिप। शिप का पिछला हिस्सा जो है उसको स्टर्न बोला जाता है। स्पेलिंग यहाँ देख लो, टेक्स्ट बुक में है। तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग वो मोटा वाला रस्सी, हैवी रस्सी जो था, उस रस्सी को निकाल करके और जहाज में जितनी भी चीज़ें थीं उन चीज़ों को वो बांध रहे थे उस रस्सी से एक पार्टिकुलर लूप में, और बांधने में वो सहारा ले रहे थे जहाज के किस भाग का, जहाज के बैक पोर्शन का, उसका सहारा लेकर के वो बांध रहे थे सारे सामान, ताकि जो आंधी तूफान चल रहा है उसमें जहाज का कोई सामान गिर ना जाए। इसके वजह से वो लोग रस्सी निकाल करके उसको लूप में टाई कर दे रहे थे, बांध दे रहे थे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।